सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 28 दिसंबर 2022 को हुआ था, ये प्राइमरी लेवल का है, यानी कि 1 to 5 के लिए है। और ये हमारा जो प्राइमरी लेवल में जितने भी बच्चे हैं और जो अगस्त 2024 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने CTP का करा दिया है, ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। गवर्नमेंटल स्टडीज़ यानी कि EVS की बात करेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर रिफ्लेक्ट्स जेंडर वाइज? ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है, स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव डन वेल। ऑप्शन बी कह रहा है कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज। ऑप्शन सी है कि लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक साथ खेलेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स प्ले अ गेम। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों में तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। तो लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन कौन करता है? से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। अच्छा, लिंग पूर्वग्रह क्या होता है? किसी लिंग के प्रति एक धारणा होती है, उसे लिंग पूर्वग्रह कहते हैं। जैसे कि एक धारणा बन चुकी है कि जो लड़के हैं वही हमेशा शोर मचाते हैं, चाहे लड़कियां शोर मचाती हो, लेकिन हम यही कहेंगे कि शोर मच रहा है जरूर लड़के ही वहाँ होंगे, क्योंकि हमेशा लड़के ही शोर मचाते हैं। तो ये लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन करता है, ठीक है। और अगर कहीं खाने की खुशबू आती है तो हम यही कहते हैं कि जरूर मम्मी खाना बना रही होंगी, भले पापा अच्छे शेफ और खाना बनाते हो, लेकिन हम यही कहेंगे क्योंकि लिंग पूर्वग्रह होता है, ठीक है। विशेष जेंडर की तरफ हमारा जो विशेष हमारी थिंकिंग होती है उसे लिंग पूर्वग्रह कहा जाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि किसी अध्यापक का अपनी कक्षा के लड़कों के विशिष्टता का साथ इंगित करते हुए कहना कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, लिंग पूर्वग्रह को दर्शाता है। यानी कि जो टीचर है वो हमेशा यही कहती है कि हमेशा लड़के ही शोर मचाते हैं, तुम वहाँ पे हो जरूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा, तो मतलब लड़कों की ही गलती देना, एक विशेष जेंडर की तरफ जाना, उसे लिंग पूर्वग्रह कहते हैं। लैंगिक पूर्वग्रह का तात्पर्य होता है कि किसी लिंग विशेष, चाहे पुरुष या महिला, लड़का हो चाहे लड़की हो, विशेष उसकी तरफ इंगित करते हुए कोई बात कहना, उसके विशेष प्रकार की अपने प्रति, उनके प्रति विशेष प्रकार की अपने मन में एक सोच बना लेना ही क्या कहलाता है? लिंग पूर्वग्रह कहलाता है। लिंग पूर्वग्रह में पुरुष और महिला में भेदभाव रखते हुए उनसे लिंग विशेष अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जैसे लड़कियों के बीच शांत व्यवहार और साफ सुथरा रहने आदि जैसी अपेक्षाएं की जाती हैं, जबकि लड़कों से मजबूत रहने और मर्दाना मानदंडों की अपेक्षा की जाती है। वही मैंने भी आपको जैसे समझाया कि मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, तो अगर लड़का है तो वो हमेशा शोर मचाएगा, उद्दंडता करता रहेगा, गंदे तरीके से बात करेगा, और जो लड़कियां हैं वो हमेशा शांत रहेंगी और बहुत ही नरम तरीके से बात करेंगी और सबका सम्मान करेंगी। ये हमने एक धारणा बना रखी है अपने मन में, चाहे इसका उल्टा हो, चाहे ये लड़का बिल्कुल शोर ना मचाता हो, सीधा साधा हो, अपने में ही रहता हो, दूसरों से बात ना करता हो, और ये जो लड़की हो बहुत शोर मचाती हो, बहुत ही उत्पाती हो और लड़कों को परेशान करती हो। लेकिन हमने एक बना लिया अपने माइंड में कि लड़के हमेशा शोर मचाएंगे और लड़कियां शांत रहेंगी, तो वही लिंग पूर्वग्रह कहलाता है। यानी किसी विशेष लिंग की तरफ एक अपना जो मानदंड है वो उसको निश्चित कर लेना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और उनके साथ कुछ वाक्यों को जोड़ देना ही लिंग पूर्वग्रह कहलाता है, ठीक है। लड़कों से मजबूत रहने की बात की जाती है और लड़कियां सोचते हैं कि तो कोमल है, बहुत जल्दी रोने लगेगी, ठीक है। लिंग पूर्वग्रह यानी जेंडर प्रेजुडाइज से संबंधित अन्य उदाहरण होते हैं कि लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, लड़के गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं। ये भी होता है कि अगर होम साइंस है तो वो कौन पढ़ेगी? गर्ल्स ही पढ़ेंगी, बॉयज़ कभी भी होम साइंस नहीं ले सकते। मेरी क्लास में ये दो लड़कों ने होम साइंस ले ली थी तो इनकी हंसी बनी थी, सब यही कह रहे थे तुम क्या लड़की हो जो तुमने होम साइंस ले ली। मतलब एक तरह की धारणा बन चुकी है, लड़के हैं तो वो क्या लेंगे? मैथ और साइंस ही लेंगे, ठीक है, गणित और विज्ञान, क्योंकि लड़कों का दिमाग तेज होता है और लड़कियों का दिमाग होता है तब, इसलिए वो गृह साइंस, तो वो गृह विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक मानदंड होता है जेंडर की तरफ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लेकिन हमने ऐसा मानते चले आ रहे हैं, तो वही लिंग पूर्वग्रह कहलाता है। अगर लड़के हैं तो आपके बाल छोटे होने चाहिए, अगर आपने बड़े बाल कर लिए तो सब लोग यही चिढ़ाते तुम क्या लड़की हो जो तुमने इतने लंबे लंबे बाल कर लिए हैं, जब लाल तो लड़कियों के लंबे होते हैं, तुम लड़के होकर कैसे बाल लंबे कर सकते हो। और अगर लड़कियों ने बाल छोटे करा दिए लंबे की जगह पे तो उनकी तरफ भी हिंसा की भाव से देखा जाता है, घृणा की भाव से, अरे तुम लड़की होकर तुमने बाल छोटे करा दिए, लड़कों की तरह घूमना चाहती हो। यानी कि एक जेंडर वाइज ये लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। वो तो बच्चों का मन होता है, वो जैसे चाहे अपने वेयर करना चाहे जो चाहे वो चुने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल? ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। ठीक है, सौर सेल के निर्माण हेतु सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है उसको हम प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग करते हैं। और सौर सेल को फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जानते हैं। सौर सेल को किस रूप में जानते हैं? फोटोवोल्टिक सेल के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसके लिए सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? ऑप्शन ए है कि सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक देन बॉयज। दूसरा है कि एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं, एशियंस आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। तीसरा कह रहा है कि सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है, जनरली गर्ल्स हैव लेस मसल्स मास कंपेयर टू बॉयज। और चौथा कह रहा है कि लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन रेसलिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से बेहतर खाना बनाती हैं, जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक्स देन बॉयज। ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता को यह दर्शाता है। लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है कि बहुत लंबे समय से एक धारणा चली जा रही होती है एक विशेष जेंडर की तरफ कि तुम लड़के हो, तुम बाहर घूमोगे, तुम बाहर जाके पैसे कमा के लाओगे, तुम लड़कियां हो, तुम खाना पकाओगी, तुम अच्छा खाना पका लेती हो। लड़के जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, लड़कियां नम्र होती हैं, लड़कियां शांत होती हैं, लड़के बहुत ही ज़्यादा उत्पाती होते हैं। तो ये सब हमारी क्या है? धारणाएं होती हैं। ठीक है, तो यही लिंग रूढ़िवादिता कहलाती हैं। लिंग रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई एक धारणा होती है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है कि एक प्रकार की परिभाषा होती है जो उनकी व्यवहार और जिम्मेदारियों के अनुसार लिंग को परिभाषित करती हैं। इसमें पूर्व धारणाओं के आधार पर लैंगिक भेदभाव करते हुए पुरुष को प्रधान यानी सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो पैसा कमाने के लिए उनका जन्म होता है, वो लड़कियों का जो होते हैं वो खर्चा उठाते हैं, लड़कियां खुद कुछ नहीं कर पाती, वो सिर्फ घर में खाना बनाती हैं, तो उन्हें सर्वोपरि प्रधान दिया जाता है क्योंकि वो पैसे कमा के लाते हैं, लड़कियों का पालन पोषण करते हैं, तो पुरुषों को क्या माना जाता है? प्रधान यानी कि सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए उनकी शिक्षा को भी ज़्यादा महत्व देंगे और लड़कियां जो होती है उन्हें घरेलू कार्य दे दिए जाते हैं, चौका करो तुम इसीलिए बनी गई। इसलिए जो लड़कियां होती है वो लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ठीक है, नकारात्मकता और रूढ़िवादिता पर आधारित होती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे के लिए चुनती है। ये कौन सी चिड़िया है? द मेल बर्ड मेक्स मैनी ब्यूटीफुल नेट्स एंड द फीमेल बर्ड्स चूज द बेस्ट वन टू ले हर एग्स। द बर्ड इज। ऑप्शन ए है बया जुलाहा चिड़िया, ऑप्शन बी है डोब फाख्ता, ऑप्शन सी है दर्जन चिड़िया और ऑप्शन डी है शकरखोरा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बया जुलाहा चिड़िया। ठीक है, जो नीली चिड़िया होती है बहुत सारे सुंदर बनावट वाले क्या करती है? घोंसले बनाती है, और जो मादा चिड़िया होती है वो इससे सबसे बढ़िया घोंसले होती है वो अपने अंडे के लिए चुनती है। तो ये हमारी बया यानी कि जुलाहा चिड़िया की विशेषता है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का यह नन्हा सा पंछी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता हो। कैसा होता है ये? हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का नन्हा सा पंछी होता है। ये जो घास होती है उनके छोटे छोटे तिनके और जो पत्तियां होती हैं उनको बुनकर ये लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत घोंसले का क्या करता है? निर्माण करता है। इसीलिए इसे बुनकर पंछी या फिर हम इंजीनियर पंछी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बुनकर पंछी या इंजीनियर पंछी। बया प्रजाति के पंछी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। बया प्रजाति के पंछी में कहाँ देखने को मिलते हैं? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया होती है वहाँ देखने को हमें मिलते हैं। ये अपना घोंसला अधिकतर नहर, नदी और नालों के किनारे आसपास पाई जाने वाली
बर्फीली झाड़ियों और पेड़ों पर तैयार करते हैं। बाया प्रजाति में आशियाना नर पंछी के द्वारा घोंसला तैयार किया जाता है। आपसे पूछ लिया है कि बाया प्रजाति में किसके द्वारा घोंसला तैयार किया जाता है, नर पंछी की मादा पंछी। तो सही आंसर हो जाएगा नार पंछी। ठीक है, और मादा बाया इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती हैं। यदि ये घोंसले उसे पसंद नहीं आते तो वो क्या करती हैं कि नर पंछी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना होता है। यानी उन्हें वो घोंसले पसंद नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे कि फिर से कहेंगे तुम घोंसले का निर्माण करो। बाया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वो अपने अंडों को परिपक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रह सकें। अच्छा, इसलिए बेचारी ये करती क्यों, किस लिए कि अपने जिससे वो इन्हें सुरक्षित रह सके अपने अंडों को। वही बात करें अगर फाख्ता की, तो ये नागफनी के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है, नागफनी के पौधे जो होते हैं उनके कांटों के बीच में। वही दार्जिन चिड़िया की अगर हम बात करें तो ये अपनी लंबी पतली चोंच से एक पत्ती या कई पत्तियों में छेदों की श्रृंखला बनाती है। दर्जन चिड़िया जो होती हैं उनकी पतली पतली चोंच होती है, उससे वही एक पत्ती या फिर कई सारी पत्तियां होती हैं उनमें छेदों की एक श्रृंखला बना देती हैं। वहीं हम शकरखोरा की बात करें तो ये छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। शकरखोरा अपना घोंसला कहाँ बनाती है, छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स लिव इन अ ग्रुप एंड हैव स्पेसिफिक रोल इन एलोकेशन। ऑप्शन ए है मधुमक्खी, चींटियां एंड मकड़ी, हनीबीज, आंट्स एंड स्पाइडर्स। ऑप्शन बी है ततैया, दीमक, चिड़िया यानी कि बेस्ट, टर्मिट्स एंड आंट्स। ऑप्शन सी है चिटियां, मच्छर, मकड़ी यानी कि आंट्स, मॉस्किटो, स्पाइडर्स। ऑप्शन डी है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाले मक्खी और दीमक, हनीबीज, हाउसफ्ले एंड टर्मिट्स। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ततैया, दीमक और चिड़िया। ये जो कीट समूह में रहते हैं और विशिष्ट भूमिकाएं इनमें बटी हुई हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कुछ कीट जैसे कि मधुमक्खी, ततैया, चींटियां और दीमक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं जिन्हें कॉलोनियां कहा जाता है। जो मधुमक्खी, ततैया, चींटियां और दीमक होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, इन्हें हम कॉलोनियां कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन से समूह में रहते हैं, तो मधुमक्खियां, ततैया, चींटियां और दीमक रहते हैं। इन्हें कहते क्या है, तो इन्हें कॉलोनियां कहते हैं। इन सभी कीड़ों में काम को 3 समूह में बांटा गया है, जैसे कि रानी, श्रमिक और नर, जिसमें अंडा देने की मुख्य और एकमात्र जिम्मेदारी रानी की होती है। मधुमक्खी, ततैया, चींटियां और दीमक एक समूह में रहते हैं, इन्हें कॉलोनियां कहते हैं। इन्हें कितने समूह में बांटते हैं, तो 3 समूह में बांटते हैं। उन समूहों को क्या कहते हैं, रानी, श्रमिक और नर कहते हैं। जिसमें अंडा देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो रानी की होती है। श्रमिक जो होते हैं वो कॉलोनी को बनाए रखने और अंडों की देखभाल करने में मदद करते हैं, और नर का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, वे डंक विहीन होते हैं। ठीक है, तो जो उसमें श्रमिक होते हैं वो क्या कहते हैं, अंडों की देखभाल करते हैं। जो नर होते हैं वो सिर्फ डंक विहीन होते हैं और इनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि फूलों की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द फ्लावर्स। पहला है कि केवल रात में ही खिलता है, ब्लूम ओनली एट नाइट। दूसरा कह रहा है कि औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, यूज इट फॉर मेकिंग मेडिसिन। तीसरा कह रहा है कि रंगाई के काम में लाया जाता है, यूज इट फॉर मेकिंग डाइस। और चौथा कह रहा है कि पूरे वर्ष वह खिलता है, ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। तो बताइए ये जो है हमारे फूलों की विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से ये कौन से फूल हैं, CD में से हमें बताना है। पहला क्या है, गुड़हल है, गेंदा है, गुलाब है कि धतूरा है, यानी कि हिबिस्कस है, मेरीगोल्ड है, रोज है कि डेटर है। दूसरा है कि रात की रानी, नाइट क्वीन। गुड़हल है, गेंदा है, मेरीगोल्ड, गुलाब है, रोज। तीसरा कह रहा है कि चमेली है यानी कि जासमीन, गुलाब है यानी कि रोज, धतूरा है या फिर गुलदाउदी है। चौथा क्या है कि सदाबहार है, धतूरा है, गुलाब है कि गुलदाउदी है। तो हमारी जो विशेषताएं दी गई हैं वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रात की रानी है, गुड़हल है, गेंदा है और गुलाब है, इनकी विशेषताएं दी गई। जैसे कि दिए गए पुष्पों में फूल रात की रानी की केवल फूल है रात की रानी, क्योंकि जो होती है वो केवल रात में ही खिलती है, इसलिए इसे रात की रानी है, नाइट ऑफ क्वीन कहते हैं। गुड़हल के फूल का प्रयोग औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। गेंदा ऐसा पुष्प होता है जिससे हम रंगाई करते हैं, यानी पूछ लेगा गेंदा किस काम आया जाता है, रंगाई के काम आया जाता है। गुलाब पूरे वर्ष भर खिलने वाला फूल होता है। तो सबकी विशेषताएं आपको दे देगा, किसकी विशेषता क्या है तो आप याद रखना। जो फूल होता है उसे क्या कहते हैं, रात की रानी कहते हैं। क्यों, क्योंकि केवल रात में खिलता है। गुड़हल जो होते हैं इसका प्रयोग किस काम में किया जाता है, औषधि बनाने के काम में किया जाता है। गेंदा क्या करता है, ये रंगाई बनाने के काम में लाया जाता है। और गुलाब जो होता है वो पूरे वर्ष भर खिलता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हनी बीज इन अ बीहिव? ऑप्शन ए कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ओनली क्वीन बी लेस एग्स। दूसरा कह रहा है कि श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, वर्कर बीज आर मेल बीज। तीसरा कह रहा है कि छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, देयर आर ओनली फ्यू मेल बीज इन अ हिव। और चौथा कह रहा है कि केवल एक ही रानी मक्खी होती है, देयर इज ओनली वन क्वीन बी इन अ हिव। तो बताइए मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये गलत है। बाकी सभी सही हैं कि केवल जो रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। जो रानी मक्खी होती है वो केवल अंडे देती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ओनली वन क्वीन बी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया जरा व्याख्या से पता चलेगा। व्याख्या कह रही है कि मधुमक्खी एक उड़ने वाली कीट है। तो हम सबको पता है कि मधुमक्खी यानी जो भी होती है वो क्या करती हैं, वो उड़ती हैं, जो फूलों से पराग एकत्र करके शहद उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये करती क्या है, जो फूल होते हैं उनसे पराग एकत्र कर लेती हैं, यानी इकट्ठा कर लेती हैं, और शहद उत्पन्न करने की अपनी क्षमता है उनके लिए ये जानी जाती है, इनसे शहद निकलता है। और ये कब अंडे देती है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर मंथ में ये अंडे देती हैं। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? प्रत्येक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। अब आपसे पूछ लेगा कि छत्ते में कितनी मक्खियां रानी होती हैं, तो केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। जैसे कि राजा महाराजा नहीं होते थे, उनमें कई सारी बेगमें उनकी होती थी, लेकिन जो पहली पत्नी उनकी होती है, बच्चे को शहजादा बनाया जाता था, वही मरियम उर जानी कही जाती थी। वैसे ही कुछ ऐसे भी है। फिर छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, तथा इनकी श्रमिक के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ मक्खियां होती हैं जिन्हें नर मधुमक्खियां कहते हैं। एक छत्ते में थोड़ी ही नर मधुमक्खियां होती हैं, वो कहता है क्या करते हैं, श्रमिक वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी श्रमिक में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियां मादा मक्खियां होती हैं और छत्ता बनाती हैं। सारा काम कौन करती हैं? जो फीमेल मधुमक्खियां होती हैं वही सारा वर्क करती हैं। ये अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, पराग की तलाश में फूलों के चारों ओर भी उड़ती रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ फ्रूट्स? ऑप्शन ए है आलू, बैगन, आम, पोटैटो, ब्रिंजल, मैंगो। ऑप्शन बी है केला, बैगन, मूली, बनाना, ब्रिंजल, रेडिश। ऑप्शन सी है टमाटर, केला, अदरक, टोमेटो, बनाना, जिंगर। और ऑप्शन डी है केला, भिंडी और आलू, बनाना, लेडी फिंगर, ओकेरा और पोटैटो। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या गया था, बोनस मार्क्स दिया गया था। क्यों? व्याख्या से पता चलेगा। प्रस्तुत प्रश्न में दिए गए विकल्पों में आलू जो है वो क्या है, एक तना है, मूली क्या है, जड़ है, अदरक क्या है, भूमिगत रूपांतरित तना है, जबकि आम जो है टमाटर है, जबकि आम, टमाटर, बैगन, भिंडी और केला ये सब क्या है, फल है। इनका उचित समूह से किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। प्रश्नों के अनुसार तर्क संगत न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को सभी मार्क्स बोनस दिए थे। ठीक है, सबको क्या मिला था, इसमें बोनस मिले थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टेप वेल्स फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया? पहला है कि यह जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है, देयर आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन। दूसरा कह रहा है कि बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, द वाटर इन स्टेप वॉल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तीसरा कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिचार्जिंग। तीसरा के सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, दे आर यूज्ड एज कम्युनिटी रिसोर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बावड़ियों का जल जो होता है उसका उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को कहते हैं जिनका जल सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। बावड़ी या फिर बावली जो होती है किन्हें कहते हैं? बेसीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को हम कह सकते हैं जो सीढ़ी के सहारे क्या करते हैं, आसानी से पहुंचा जा सकता है जिनका जल। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ये जल इनसे संबंधित तथ्य क्या होते हैं कि ये जल संरक्षण की कैसी पारंपरिक व्यवस्था होती है, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से
त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है हिमालय, चौथा है अरावली। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय की अरावली। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, तो ये सुरंगें जो है वे पश्चिमी घाट में हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जब एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती है तो वे कई सुरंगों से गुजरती है। सुरंगें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में हैं। पश्चिमी घाट का जो विस्तार होता है वो ताप्ती नदी से महेंद्रगिरी की पहाड़ी तथा कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी से महेंद्रगिरी की पहाड़ी से कन्याकुमारी तक होता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर कि जो रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जा रही है तो वो किधर है? तो पश्चिमी घाट की ये पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी से ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी और कन्याकुमारी तक है। ये किन राज्यों में फैली हुई हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं। और अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। पूर्वी घाट के विस्तार की बात करें तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो महेंद्रगिरी है। कितनी ऊंची है? 1501 मीटर। वहीं हिमालय की बात करें तो भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। वहीं अरावली की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों पर है। यह बहुत अधिक आपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एलिफेंट्स? असर्शन है कि an elephant had was only female elephant and baby elephants, यानी कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। दूसरा कह रहा है कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। मेल एलिफेंट्स मूव अराउंड अलोन। पहला कह रहा है कि और दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट इनकरेक्ट। चौथा कह रहा है कि आर दोनों सही नहीं है। बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ए और दोनों सही है और ए जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं क्योंकि नर हाथी इनके साथ नहीं होते हैं। नर हाथी तब तक झुंड में रहते हैं जब तक वे 14-15 साल के नहीं हो जाते, फिर वे अपना झुंड छोड़कर चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। इस तरह से ये और दोनों सही और आई की सही व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि क्या होता है कि नर हाथी कब तक रहते हैं झुंड में? जब तक वो 14-15 साल के नहीं हो जाते, उसके बाद वो अकेले ही घूमते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कक्षा 5 के 4 बालकों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ 4 क्लास 5 चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। पहला है कि अमन 8, दूसरा है राधिका 10, तीसरा है सुरजीत 14, चौथा है मारिया 6। तो बताइए, तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से बच्चे हैं जिनमें रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है। पहला है अमन और मारिया, दूसरा है राधिका और सुरजीत, तीसरा है अमन, राधिका और सुरजीत, चौथा है अमन, राधिका और मारिया। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, राधिका और सुरजीत। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो रक्त अल्पता होता है उसका मतलब होता है रक्त की कमी। एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि रक्त अल्पता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा और इसके बाद कई सारे ऑप्शन दे देता है। तो याद रखना, रक्त की कमी। रक्त अल्पता का शाब्दिक अर्थ होता है रक्त की कमी होना। ये रक्त क्या होता है कि हमारी कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। क्या होता है कि हमारी कोशिका में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, उसकी संख्या में
में कमी आने से ये होता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से लेकर 17.5 होनी चाहिए और महिलाओं में कितनी होनी चाहिए 12.0 से 15.5 तक। ठीक है, परंतु जो अमन होता है उसमें 8 है, राधिका में 10 है और जो हमारी गुबारिया है उसमें 6 है, इसीलिए हीमोग्लोबिन स्तर को दर्शाया गया। तो बच्चों में रक्तल पता बता रही है, जबकि सुरजीत में 14 है, मानक से ऊपर होने के कारण एनीमिया पीड़ित सुरजीत को नहीं माना जाएगा। और रक्तल पता जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। भी पूछ लेगा आपसे 1 नंबर में कि रक्तल पता किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइज इन बर्ड्स इज आर ट्रू। पहला है कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ऑल बर्ड्स हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। दूसरा कह रहा है कि चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। बर्ड्स कैन नॉट फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। पहला कह रहा है कि इसमें पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा कह रहा है कि पहला गलत है और दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला दूसरे दोनों सही है, चौथा कह रहा है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि पहले और दूसरे दोनों ही गलत हैं। और क्यों गलत है जरा ये भी देख लेते हैं कि चिड़ियों की आंखें के बारे में बताया गया है कि अधिकतर चिड़ियाँ यानी कि जो अधिकांश चिड़ियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ जो होती हैं वो अपने सिर के दोनों तरफ आंखें उनकी होती हैं, परंतु सभी चिड़ियों के नहीं, क्योंकि उल्लू के सिर के सामने आंखें होती हैं। अच्छा, इसने कहा है कि सिर के दोनों तरफ क्या होती हैं, आंखें होती है, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उल्लू के सिर के सामने आंखें होती हैं। ठीक है, जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय पर क्या कर लेती है, दृष्टि केंद्रित कर सकती हैं। जब वे सीधे आगे देखती है तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं, और अधिकांश चिड़ियों में आंखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती, इसीलिए इनको देखने के लिए अपना सिर क्या होता है, घुमाना पड़ता है। इसलिए दोनों ही कथन जो हैं हमारे वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघों यानी कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ टाइगर्स डू नॉट हेल्प देम मूव इन डार्क एंड फाइंड द प्रे। यानी कि पूछ रहा है नहीं करती है, नहीं पर ध्यान रखना, और किसकी टाइगर्स के बारे में विशेषता उन्हें अंधेरे में देखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करती हैं। पहला कह रहा है संवेदनशील गलमुच्छे, दूसरा कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, तीसरा कह रहा है कि जोर की गर्जना, और चौथा कह रहा है कि सुनने का तीव्र अभ्यास, सेल्फ सेंस ऑफ हेयरिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाउड रोर यानी जोर की गर्जना। पूछ रहा है नहीं करती है, तो संवेदनशील गलमुच्छे तो उसे करते हैं अपना शिकार ढूंढने में मदद, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति वो भी करती है, सुनने की तीव्र जो आभास है वो भी करता है, लेकिन जो जोर की गर्जना है वो उसकी मदद इसमें आगे बढ़ने में नहीं करती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बाघों की जोर से गर्जना उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपने शिकार को खोजने में मदद नहीं करती है, लेकिन उनका संवेदनशील गलमुच्छे विभिन्न दिशाओं में कानों की गति और सुनने का तीव्र आभास होता है, उसे आगे बढ़ने में और अपना शिकार खोजने में उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्स द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क दिए गए हैं, भारत के राज्य स्टेट इन इंडिया दिए गए हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोल रहा है कहाँ है आपका, असम में है, कहाँ है। काजीरंगा पूछ रहा है कहाँ है, उत्तराखंड में है, कहाँ है। रणथंभौर पूछ रहा है और गिर पूछ रहा है। तो इसमें देखो हमारा जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है बहुत ही फेमस है, आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, वो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, जिसे हम हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो असम में और बहुत ही फेमस है, किसके लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, राजस्थान में है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है, वो है गुजरात में। तो सारे नेशनल पार्क याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, रणथंभौर राजस्थान में और गिर है गुजरात में। तो हमारा ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो हमने बनाया था अभी पेयर, उसी तरह से पेयर बना लीजिए। जिम कार्बेट उत्तराखंड में यानी कि एक आध सेकेंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ था, असम में था, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। रणथंभौर राजस्थान में था, सी का आई भी हो जाएगा। गिर गुजरात में था, डी का थर्ड हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है मैंने आपको बता दिया। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की कैपिटल
कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। ठीक है, यहाँ हमारा दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और असम की कैपिटल है दिसपुर। रणथंबोर राजस्थान में है, इसकी कैपिटल है जयपुर और इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल स्थित है। गिर कहाँ है? गुजरात में है और इसकी कैपिटल है गांधीनगर। अब फाइनली हमारे इन्वायरमेंट के जो पेडागोजी उसके क्वेश्चन आ गए हैं। आपको पता है कि आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में और 150 मार्क्स ही आपके होते हैं। निगेटिव मार्किंग जो है वो होती नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है। आपको पास होने के लिए जनरल है तो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ओबीसी है तो 82 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। और इसका नोटिफिकेशन जो है आपका 7 मार्च को रिलीज कर दिया गया है। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की और 7 जुलाई इसको पेपर होगा। यानी आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं। पहले मुझे लगता था ये अगस्त में होगा, लेकिन अब आपका पेपर ही जुलाई में होगा। ठीक है, तो 7 जुलाई को होगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और आपके जो है वो कितने सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी आपके, कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपका हिंदी होता है, एक आपका इंग्लिश होता है, इसकी जगह पे आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। एक आपका सीडीपी होता है, एक आपका ईवीएस होता है और एक आपकी मैथ होती है। टोटल आपके ये 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें 15-15 नंबर में सब में पूछी जाती है पेडागोजी और सब में 15-15 नंबर की सब्जेक्टिव पूछी जाती है। हिंदी इसमें से आपको सीडीपी हम करा चुके हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है ना, देखिए तो देख लीजिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपके 15 नंबर की सब्जेक्टिव हो गया है। 15 नंबर की पेडागोजी आपको कल कराएंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज आपको आइडिया मिला कि सब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे। फिर हम आपको हिंदी का, ईवीएस का, मैथ और सीडीपी सभी कुछ कराएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आप जूनियर लेवल की सीटेट देखना चाहते हैं तो रात के 8 बजे हम आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं, ना देखते हैं और देखा ही कीजिए। और प्राइमरी लेवल की सुबह 8 बजे लेकर आते हैं। थोड़ा सा लेट आज हो गई थी क्लास, पर कल से आपकी 8 बजे ही रहा करेगी। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, वो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से। और साथ ही आप सुबह 10 बजे करंट अफेयर देखा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सभी एग्जाम के लिए है। बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस एग्जाम सभी के लिए कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।